नमस्कार प्यारे खागड़ों। मैं एक बार फिर आपके लिए एक बढ़िया तरोताज़ा वीडियो लेकर आया हूँ। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा। तो साथियों, अध्याय 7 तक हम विभिन्न अध्यायों को पूरा कर चुके हैं। अगर गद्य की बात करें, कक्षा 9 NCERT हिंदी की बात करें, तो आज हम 8वां अध्याय चर्चा का विषय बनाएंगे। और 8वां अध्याय है NCERT कक्षा 9 का, जिसका व्याख्यांश एक हजारी प्रसाद द्विवेदी हम पढ़ेंगे और उनका जीवन परिचय हम देखेंगे। जीवन परिचय, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं, शैलीगत विशेषताएं, कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी, कौन सी उपाधियां इनको मिली, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। कक्षा 9 में इनका अध्याय आया है एक कुत्ता और मैना। उस अध्याय के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पशु प्रेम को दर्शाया है कि मनुष्य ही प्रेम का आदि नहीं है, जबकि पशु पक्षियों से भी प्रेम प्राप्त किया जा सकता है और उनको प्रेम दिया जा सकता है। तो यहाँ चर्चा करेंगे हम जीवन परिचय की। सबसे पहले, जैसा कि सदैव हम परंपरागत तौर पे लिखते हैं, सबसे पहले आता है जन्म। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, इनका जन्म हुआ 1907। ईस्वी लगाना न भूलना, ये ज़रूरी है, 1907 ईस्वी, क्योंकि इसका रीज़न ये है कई बार संवत में आ जाता है तो उसमें दुविधा रहती है। 1907 में गांव का नाम है आरत दुबे का छपरा। आरत दुबे का छपरा। साथियों, ये गांव का नाम है, कोई यूँ मत समझ लीजिएगा कि झोंपड़ी में रहे, ठीक है नहीं। जिला है बलिया। कौन सा? दलिया, बलिया, ये जिला है। और ये कहाँ रह जाता है? उत्तर प्रदेश। ये जन्म यहाँ लिख दिया और जन्म स्थान इसी के सामने आ जाएगा, निश्चित पे बेधड़क आप कर सकते हैं। फिर बात करते हैं निधन की। निधन इनका हो गया था 1979, 1979 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अच्छा, देखो, इनके पिता के संस्कार रहे, वो उपनिषदों का अध्ययन करते थे और विभिन्न जो पुराणिक पुस्तकें थी उनका अध्ययन करते थे, और उन्हीं के संस्कार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पाए। और उन्हीं के संस्कारों के कारण वे बचपन से ही उपनिषदों का अध्ययन करने लग गए थे, उनकी रुचि भी उसी में लग गई थी। अच्छा, अब इनकी शिक्षा की बात कर लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ? घर पर। प्रारंभिक शिक्षा इनकी घर पर ही हुई। अगर बात करें उच्च शिक्षा की, उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त की कहाँ से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय से। तो उच्च शिक्षा उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की और वहां से क्या किया इन्होंने? ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। ये याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, शिक्षा के पश्चात
बात कर लेते हैं, आगे की शिक्षा की बात करते हैं। पीएचडी, पीएचडी की उपाधि 1940 ईस्वी लखनऊ विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो ये उनकी शिक्षा की बात हो गई। 1940 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली थी। सॉरी, यहाँ 1940 रहने देना, 1940 नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा 1949 ईस्वी। 1949 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली थी। अच्छा, अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं, कृतियाँ। कृतियों में सबसे पहले बात करेंगे उपन्यास की। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काफ़ी अच्छे उपन्यास लिखे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है, साहित्य में उनका एक अलग ही स्थान रहता है। ज़्यादा नहीं है, 4 ही उपन्यास है। तो पहला तो है बाण भट्ट की आत्मकथा, दूसरा है चारू चंद्रलेख, तीसरा उपन्यास इनका महत्वपूर्ण है अनामदास का पोथा, और इसके अलावा पुनर्नरवा, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके बाद में बात करते हैं इनके आलोचना साहित्य की। आलोचना, मित्रों, आलोचना क्या होती है सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। देखो, साधारण भाषा में समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए मैंने एक कोई पुस्तक लिख दी, या आपने कोई एक पुस्तक लिखी है, वो आपने अपने अनुसार लिखी है। अब आप उसे किसी को दिखलाते हो, किसी को बताते हो हाँ मैंने पुस्तक लिखी है। अब वो व्यक्ति आपकी पुस्तक को देखेगा, अब वो देखेगा यार राइटिंग अच्छी है और शब्द भी अच्छे लिखे हैं, 2-3 मुहावरे भी आए हैं, भाई अच्छी लिखी है, लेकिन ये पंक्ति है ये यहाँ नहीं आनी चाहिए थी, ये गलत लिख दी, ये नहीं होनी चाहिए थी, ये थोड़ी सी यहाँ उच्चारण और ये जो शब्दों की अशुद्धि है ये थोड़ी सी यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो वो साथ साथ में तो आपकी किताब को देखकर गुण भी बता रहे कि आपने ये काम बढ़िया किया, और साथ में ही वो बता रहे अवगुण भी कि ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। अर्थात वो व्यक्ति जो क्या करता है, किसी पुस्तक का गुण दोष निकालता है, वो आलोचक कहलाता है। और आलोचक फिर क्या करता है, उसी पुस्तक पे एक पुस्तक लिख देता है, उसे सही करके परिमार्जित करके, वो आलोचना कहलाता है। समझ में आई बात? ये चीज़ आलोचना होती है। तो आलोचना कौन कौन सी लिखी है? नंबर 1 कबीर। देखो, ये कबीर के बहुत अधिक समर्थक थे, बहुत ज़्यादा समर्थन करते थे, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो इनका समर्थन नहीं करते थे। कबीर के अलावा सूर साहित्य, मतलब सूरदास जी ने जितनी ये रचनाएं की हैं उनके ऊपर इन्होंने ये आलोचना लिखी है। इसके अलावा मध्यकालीन धर्म साधना,
इसके अलावा ये यहाँ लिख देंगे सूर साहित्य। मध्यकालीन धर्म साधना के अलावा कालिदास की लालित्य योजना, ये आप महत्वपूर्ण उनके आलोचना ग्रंथ बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा उनके निबंध है, वो एक निबंधकार और एक आलोचनाकार के रूप में बहुत अधिक जाने जाते थे, या यूँ कह सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक आलोचनाकार के रूप में और एक निबंधकार के रूप में बहुत अधिक प्रख्यात थे। ठीक है, विख्यात थे, जाने जाते थे, प्रसिद्ध थे, जो भी है। अब निबंधों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण उनका निबंध है अशोक के फूल। इसके अलावा कल्पलता, कुटज, विचार और वितर्क, ये उनके महत्वपूर्ण ललित निबंध भी आप कह सकते हो। इसके अलावा शिरीष के फूल है, ठीक है, वो भी आप बता सकते हो। अच्छा, अंतिम उनके जो आलोचना के अलावा जो इतिहास ग्रंथ उन्होंने लिखे, इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का जो इतिहास रहा, मतलब हिंदी कहीं से तो चली होगी भाई। माना जाता है 1000 ईस्वी से लगभग हिंदी चली है। उससे पहले अपभ्रंश चलती थी, उससे पहले प्राकृत थी, उससे पहले पाली थी, उससे पहले वैदिक संस्कृत, उससे पहले लौकिक संस्कृत, उससे पहले वैदिक संस्कृत। तो ऐसे हिंदी का जो इतिहास रहा, उसी के लिए इन्होंने क्या लिखे, इतिहास ग्रंथ लिखे, ताकि लोगों को पता चले कि हिंदी का इतिहास क्या रहा है। तो 3 महत्वपूर्ण इनके ग्रंथ है हिंदी से संबंधित। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हिंदी का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये एक इनका महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है जिसमें आप आदिकाल के बारे में जान सकते हो। इसके अलावा हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा अंतिम हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो ये इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गए मित्रों। तो अब उनकी और जो उन्होंने अध्ययन अध्यापन करवाया, उनकी नियुक्ति शांति निकेतन में भी हुई। वो एक प्रोफेसर और हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर भी रहे। कहाँ? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, जहाँ से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। और इसी के साथ साथ वो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, वहाँ पे भी हिंदी विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर रह चुके हैं। उनके बारे में बात करेंगे और साहित्य के बारे में बात करते हैं।
अच्छा, अब बात करते हैं, उनको पुरस्कार भी मिला, तो पुरस्कार की बात कर लेते हैं। पुरस्कार, साथियों पुरस्कार मिला इनको पद्म भूषण। कब प्राप्त हुआ? 1957, भारत सरकार। ये उनको पुरस्कार मिला था। अब बात करते हैं कुछ विशेष। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सन 1940 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी शांति निकेतन में हिंदी विभाग के निदेशक बने। पहला तो ये, तो 1940 में ये शांति निकेतन में हिंदी विभाग के निदेशक पद पे रह चुके हैं। इसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्नीस 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर व अध्यक्ष रूप में नियुक्त हुए। तीसरा आप लिख सकते हो उनकी नियुक्ति, इनकी नियुक्ति पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के हिंदी विभाग अध्यक्ष व प्रोफेसर
के रूप में हुई। तो कहने का मतलब वो निरंतर अध्ययन अध्यापन कराते रहे थे, अर्थात वो अपने देश के लिए, अपने सरकार के लिए अध्ययन अध्यापन लगातार करते रहे थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय आदि में वे कार्यरत रहे हैं। अब इसके अलावा द्विवेदी जी एक सर्वश्रेष्ठ निबंधकार तथा आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। ये आप याद रख लेना। अब इनकी बात करते हैं साहित्यिक विशेषताओं की। साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषता इनकी क्या क्या रही वो और देख लेते हैं। तो साहित्यिक विशेषताओं में नंबर 1 मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर आप द्विवेदी जी के निबंध पढ़ें तो आपको प्रत्यक्ष ही सीधे सीधे नज़र आ जाएगा कि उनके निबंध हैं, उनमें विचारों का खुलापन आपको दिखाई देगा। विचार है वो आपको खुले हुए दिखाई देंगे, ऐसे नहीं कि रूढ़ियों में बंधे हुए आपको दिखाई देंगे। चिंतन की गहराई उसमें दिखाई देगी। अगर किसी विषय वस्तु पे वो निबंध लिख रहे हैं तो उनमें एक प्रौढ़ चिंतन, एक अनुभवी चिंतन आपको नजर आएगा, न कि युवावस्था का चिंतन उसमें नजर आएगा। अर्थात कहने का मतलब चिंतन की गहराई उसमें नजर आएगी। और इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात, उनके निबंधों में विनोद प्रियता अर्थात हंसी मजाक वाली शैली का भी प्रयोग मिलता है। इसके अलावा उनका जो चिंतन है वो भेदभाव से ऊपर है, भेदभाव किसी के साथ नहीं किया गया है। और इसके अलावा अगर उनके चिंतन की बात करें तो उनमें समन्वय और मानवतावाद है, वो सबसे प्रमुख उन्होंने स्थान दिया है मानवतावाद को। तो देखते हैं नंबर 1, द्विवेदी जी के निबंधों में विचारों का खुलापन, विनोद प्रियता, व चिंतन की गहराई के दर्शन होते हैं। ये याद रख लेना आप, ठीक है। इसके अलावा 2 नंबर पे उनका चिंतन भेदभाव से ऊपर है। और तीसरा क्या हो जाएगा, इनके निबंधों में
समन्वय तथा मानवतावाद की भावनाओं को प्रमुख स्थान दिया गया है। प्रमुख स्थान दिया गया है, ये याद रख लेना आप। तो ये इनकी साहित्यिक विशेषताएं हो गई। अब बात करेंगे भाषागत विशेषताएं, और ये अंतिम बिंदु रहेगा कि उनकी भाषा से संबंधित क्या क्या विशेषताएं रही है वो और अपने देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपने देख लिया होगा, धो देते हैं इसको। भाषा शैली की बात कर लेते हैं। भाषा शैली मित्रों, भाषा शैली की बात करें द्विवेदी जी की, तो सबसे पहले भाषा में तो ये आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि उनकी भाषा है वो सहज प्रवाह है, वह आकर्षक है। और वो शब्द बनाने में क्या थे, कुशल थे। और शब्द बनाने में कुशल थे तो आपको पता ही है कि वो अपने भाषा के अंतर्गत तत्सम तद्भव उर्दू शब्दों का प्रसंगानुकूल क्या करते थे, प्रयोग करते थे। इसके अलावा वो मानवीकरण शैली का प्रयोग करते थे अपने साहित्य में। और मानवीकरण शैली का मतलब होता है कि जो जड़ पदार्थ होते हैं उनको मानव जैसा व्यवहार करते हुए दिखाना। भाई मैं कह दूँ पत्थर हंस रहा है, पत्थर नहीं हंसता कभी, लेकिन वहाँ पे ये शैली प्रयोग कर दी तो मतलब जड़ वस्तु भी क्या हो रही है, मानव जैसा व्यवहार कर रही है। मानवीय चेष्टाओं का आरोप कर देना मानवीकरण कहलाता है। तो द्विवेदी जी मानवीकरण शैली का प्रयोग करते थे, और मानवीकरण शैली का प्रयोग करने के कारण उनकी जो लेखनी है उसका स्पर्श पाकर जड़ पदार्थ भी सजीव हो उठते थे। इसके अलावा भाषा में सरसता है, गतिशीलता है और रोचकता उनकी भाषा में दिखाई देती है। ये कुछ एक चीज़ें आप उनकी भाषा शैली के अंतर्गत बता सकते हो। तो नंबर 1 पे आप लिख सकते हो द्विवेदी जी की भाषा सहज प्रवाह है, व आकर्षक है। ये आप बता सकते हो, ठीक है। वे गहन से गहन विषय को बड़ी मौज ही मौज में लिख देते थे, यह आप बता सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी विषय कितना भी गहराई क्यों ना हो, लेकिन वो उसको ऐसा लगता कि वो सिर्फ चलते फिरते ही उन अपने विचारों को शब्दों का रूप दे देते हैं। इसके अलावा ये आप बता सकते हो कि वे नए शब्द बनाने में
कुशल थे तथा तत्सम तद्भव व उर्दू शब्दों का प्रसंगानुकूल प्रयोग करते थे। प्रसंगानुकूल मतलब जिस प्रकार की बात आई है उसी प्रकार की भाषा का भी प्रयोग करते थे, उसी प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग करते थे। सरसता, रोचकता तथा गतिशीलता उनके साहित्य का प्रमुख गुण है। और इसके अलावा अंत में आप बता सकते हो कि द्विवेदी जी मानवीकरण शैली द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में मानवीकरण शैली का प्रयोग किया है। मानवीकरण शैली मैंने आपको बता दिया, जड़ वस्तुओं के अंदर भी मानवीय चेष्टाओं का उन्होंने क्या किया है, आरोप किया है। और अंतिम और लास्ट बिंदु आपको ये लिख देना है भाषा के अंतर्गत कि द्विवेदी जी की लेखनी का स्पर्श पाकर द्विवेदी जी की लेखनी का स्पर्श पाकर जड़ वस्तु भी सजीव हो उठती है। ये आप बता सकते हो सीधे सीधे। तो ये भाषा के अंतर्गत भी बात आ गई, साहित्यिक विशेषताएं हैं वो भी हम लोगों ने जान लिया। कुल मिला के द्विवेदी जी को भली प्रकार से हम लोगों ने जान लिया है और उम्मीद है भली प्रकार से समझ में भी आया होगा। तो प्रिय खागड़ों, नेक्स्ट वीडियो में इनके अध्याय एक कुत्ता और मैना के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।